सोचिए, अगर किसी ऑनलाइन ऐप पर किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा, वो ऐप या फिर उसका मालिक? आज हम इसी बड़े और उलझे हुए सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई एक ऐप इस्तेमाल करता है और उसके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, तो क्या वो सीधा उस कंपनी के फाउंडर पर केस कर सकता है? ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, बल्कि एक असली कहानी है जो हमें ऑनलाइन दुनिया के एक बहुत बड़े कानूनी सवाल तक ले जाती है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह इस कानूनी ड्रामे की शुरुआत भी होती है एक गंभीर आरोप से। सबसे पहले देखते हैं कि शिकायत करने वाले का पक्ष क्या था। कहानी शुरू होती है शादी.com से। एक यूजर वहां अपना जीवन साथी ढूंढने आता है, लेकिन ये तलाश एक बुरे सपने में बदल जाती है। होता यह है कि एक दूसरा यूजर उस शख्स के कुछ ऑब्सीन वीडियो बना लेता है और फिर 510 रुपीस के लिए ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। जब प्लेटफॉर्म से कोई मदद नहीं मिलती तो पीड़ित सीधा कंपनी के फाउंडर अनुपम मित्तल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देता है। और ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं थे। लिस्ट देखिए, चीटिंग, एक्सटॉर्शन यानी कि ब्लैकमेलिंग, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और तो और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसके साथ ही आईटी एक्ट के तहत अश्लील सामग्री पब्लिश करने का भी चार्ज था। मतलब मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस था। तो ये तो थी एक साइड की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी डिफेंस का। उनकी पूरी दलील एक ऐसे कानूनी शब्द पर टिकी थी जो आज पूरे इंटरनेट को चलाता है। वो क्या है, चलिए समझते हैं। ये पूरा केस इंटरमीडियरी या कहें तो मध्यस्थ शब्द के इर्द गिर्द घूमता है। देखिए, कानून की नज़र में एक इंटरमीडियरी एक तरह से पोस्ट ऑफिस जैसा है। उसका काम सिर्फ दूसरों की चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। वो न तो चिट्ठी लिखता है, न उसे पढ़ता है और न ही उसे बदलता है। फेसबुक, ट्विटर, शादी.com ये सारी कंपनियां कानूनन इंटरमीडियरी ही हैं। तो एक इंटरमीडियरी और एक पब्लिशर में जमीन आसमान का फर्क होता है। शादी.com एक इंटरमीडियरी है, समझिए एक डिजिटल बुलेटिन बोर्ड जहां कोई भी आकर अपना नोटिस लगा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक अखबार, एक पब्लिशर है। वो जो भी छापता है उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की होती है। और कानून की दुनिया में ये अंतर बहुत बड़ा है। और इसी बड़े अंतर की वजह से कानून इन इंटरमीडियरीज को एक तरह का सुरक्षा कवच देता है, जिसे कहते हैं सेफ हार्बर। भारत के आईटी एक्ट का सेक्शन 79 यही काम करता है। ये इन प्लेटफॉर्म्स को उनके यूजर्स के किए गए कामों से बचाता है। लेकिन ये प्रोटेक्शन अनकंडीशनल नहीं है, इसकी अपनी कुछ शर्तें हैं। तो ये सेफ हार्बर शील्ड काम कैसे करती है? देखिए, प्लेटफॉर्म को ये साबित करना होता है कि उसका रोल लिमिटेड है। मतलब वो सिर्फ एक्सेस दे रहा है, उसने खुद से कोई ट्रांसमिशन शुरू नहीं किया। उसने ये नहीं चुना कि मैसेज किसे मिलेगा, और न ही उसने मैसेज के कंटेंट को बदला या मॉडिफाई किया। और सबसे ज़रूरी, उसे कानून के हिसाब से ड्यू डिलिजेंस यानी पूरी सावधानी बरतनी होगी। अगर ये सारी शर्तें पूरी होती हैं तभी ये सुरक्षा कवच मिलता है। तो एक तरफ थे गंभीर आरोप और दूसरी तरफ सेफ हार्बर का बचाव। इस कानूनी जंग के बाद कोर्ट आखिर किस नतीजे पर पहुंचा? चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं, यानी फैसले पर। देखिए, कोर्ट ने यह फैसला हवा में नहीं दिया। इसके पीछे कुछ बहुत ही अहम पुराने केसेस की नींव थी। जैसे 2015 का मशहूर श्रेया सिंघल केस, जिसने कहा था कि इंटरमीडियरीज सिर्फ कोर्ट ऑर्डर पर ही कंटेंट हटाएंगे। फिर 2020 का गूगल इंडिया केस, जिसमें तय हुआ कि इन पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगा सकते। और हाल ही में 2022 का फ्लिपकार्ट केस, जिसने साफ किया कि प्लेटफॉर्म अपने सेलर्स के कामों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। इन सभी फैसलों ने इस केस का रास्ता तय कर दिया था। तो इन सभी दलीलों और पुराने केसेस को देखते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अनुपम मित्तल के खिलाफ दायर की गई एफआईआर रद्द की जाती है। अब सवाल यह है कि कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? कोर्ट ने अपने फैसले के पीछे बहुत ही साफ साफ वजह बताई। पहली और सबसे बड़ी वजह, शादी.com एक इंटरमीडियरी है और सेक्शन 79 का सेफ हार्बर उसे प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात, प्लेटफॉर्म सिर्फ एक सुविधा देने वाला है, उसे किसी तीसरे पार्टी के क्रिमिनल एक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। एक और अहम बात यह थी कि कंपनी को नहीं, बल्कि सिर्फ उसके सीईओ को आरोपी बनाया गया था। और आखिर में अनुपम मित्तल का इस पूरे अपराध में कोई डायरेक्ट पर्सनल रोल साबित नहीं हुआ। बस इन्हीं वजहों से कोर्ट ने एफआईआर को खारिज कर दिया। लेकिन ये केस सिर्फ अनुपम मित्तल या शादी.com के बारे में नहीं है। इस फैसले का असर बहुत बड़ा है। इसका असर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले हर शख्स पे पड़ता है। चलिए समझते हैं कि यह मामला असल में इतना ज़रूरी क्यों है।
असल में ये सेफ हार्बर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आज के मॉडर्न इंटरनेट की नींव है। सोचिए, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब पर जो करोड़ों लोग हर रोज कंटेंट डालते हैं, वो इसलिए मुमकिन है क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स को कानूनी प्रोटेक्शन मिली हुई है। अगर ये शील्ड ना हो तो हर एक कमेंट, हर एक वीडियो के लिए इन कंपनियों पर केस हो सकता है, और सच तो ये है कि फिर शायद ये कंपनियां होती ही नहीं। तो ये पूरा मामला एक बहुत ही नाजुक बैलेंस का है, एक तराजू की तरह। एक तरफ है प्लेटफॉर्म की इम्यूनिटी जो फ्री स्पीच को बचाती है और प्लेटफॉर्म को हर बात पर सेंसरशिप करने से रोकती है, और दूसरी तरफ है यूजर की सेफ्टी, मतलब ये पक्का करना कि प्लेटफॉर्म्स पर लोग सुरक्षित रहें और गैर कानूनी गतिविधियों से बचें। कानून को हमेशा इन दोनों के बीच एक सही संतुलन साधना पड़ता है। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एआई, डीप फेक और नए नए ऑनलाइन स्कैम्स के इस दौर में क्या ये सेफ हार्बर वाला सुरक्षा कवच अब भी काफी है, या फिर इस बदलते हुए डिजिटल माहौल में हमें इस कानून और इस बैलेंस को फिर से देखने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा डिजिटल भविष्य तय करेगा।